नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे यूसीसी का पूरा चरण, विपक्षियों ने छेड़ा रण। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जल्द ही यूसीसी को लागू करने का दावा किया। सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून जल्द लागू होगा। सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और इस कमेटी द्वारा आम लोगों की प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे। कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव मिले। सीएम धामी का दावा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। सीएम धामी के इस कदम की केंद्र सरकार ने सराहना की है। राजनाथ सिंह का कहना है कि यूसीसी पर वोट बैंक की राजनीति के कारण हल्ला मचाया जा रहा है। सरकार यदि संविधान से हटकर कार्य करती है या इसका उल्लंघन करती है तो कहा जा सकता है कि ये गलत है, लेकिन यूसीसी पर धामी सरकार का यह एक ईमानदारी वाला कदम है। राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश और समाज निर्माण के लिए की जानी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि भाजपा को ऐसे मुद्दे चुनाव के समय ही क्यों याद आते हैं। सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश में लगी हुई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने जल्द ही यूसीसी को लागू करने का सरकार ने दावा किया है। सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून जल्द लागू करेंगे। सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार कर लिया है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता तैयार करने के लिए मार्च 2022 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। इस कमेटी द्वारा आम लोगों ने प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे। इस कमेटी द्वारा आम लोगों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए थे। कमेटी को करीब 2,31,000 सुझाव मिले हैं। सीएम धामी का दावा है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। वहीं सीएम धामी के इस कदम की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि यूसीसी पर वोट बैंक की राजनीति के कारण हल्ला मचाया जा रहा है। सरकार यदि संविधान से हटकर कार्य करती या इसका उल्लंघन करती तो कहा जा सकता था कि यह गलत कार्य है, लेकिन यूसीसी पर धामी सरकार का यह एक ईमानदारी वाला कदम है। राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश और समाज निर्माण के लिए की जानी चाहिए। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जो इस मामले में उन्होंने पहल की है। दूसरी चीज, लॉ कमीशन ऑलरेडी सारे देश भर में इस पर बहस कर रहा है। बहनों भाइयों, हम किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान ईसाई के आधार पर देश को बांट नहीं सकते। हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी भारत माता के सपूत हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। वहीं भाजपा का दावा है कि वह विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों में भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। एक तरफ जहां भाजपा विकास को अपना एजेंडा बता रही है तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि भाजपा विकास नहीं
बल्कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन जनता भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है। विकास ही हमारा बड़ा मुद्दा है। 9 वर्षों के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो विकास की गति यहाँ की जनता ने अपनी आंखों से देखी है, वो अपने में नजीर है। हम तो 500 सीटें जीतने वाले, हैट्रिक हम बनाने वाले, और यहाँ के सैनिकों, यहाँ के नौजवानों, यहाँ के युवाओं, यहाँ की बहनों के लिए और ये देवभूमि के स्वरूप को यथा पंडा पुरोहितों से लेकर एक एक व्यक्ति का समर्थन मोदी जी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 5 लोकसभा यहाँ से जिताकर भेजेंगे। निश्चित तौर पर आप साल भर से प्रदेश में देख रहे होंगे कि बेरोजगार लगातार सड़क पर उतर के रोजगार की मांग कर रहे हैं और सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद राज्य की बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और वीआईपी का नाम लगातार पूछ रही हैं। सरकार उस पर भी पर्दा डालने के प्रयास कर रही है। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार आज तक डबल इंजन को उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतर पाई। कुल मिलाकर समान नागरिक संहिता का मतलब देश में रहने वाले सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। इसके तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है, जिसको लेकर धामी सरकार का दावा है कि वह बहुत ही जल्द राज्य में यह कानून लागू होगा। देखना होगा धामी सरकार यूसीसी के मुद्दे पर आगे क्या कदम उठाती है। उत्तराखंड से डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो यूसीसी पर एक बार फिर से उत्तराखंड में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है, जहां एक और सरकार जल्द ही यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का ये साफ कहना है कि उत्तराखंड में तमाम मुद्दे हैं, सरकार उस पर बात क्यों नहीं करती। सरकार को सिर्फ लोकसभा के चुनाव चूंकि नजदीक है, इसलिए इस तरीके के मुद्दे याद आ रहे हैं और इस पर बातचीत की जा रही है। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, चाहे वो भू कानून को लेकर हो, जिस तरीके से पलायन हो रहा है उसको लेकर हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो लगातार विपक्ष द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, नकल विहीन परीक्षा कराने की जो बात लगातार कही जा रही है, रोजगार है, उत्तराखंड को अभी तक राजधानी नहीं मिल पाई है। विपक्ष का कहना है कि ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार यूसीसी का मुद्दा लेकर बैठी हुई है, बल्कि यूसीसी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अभी जब विधानसभा चुनाव खत्म हुए और धामी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई, उसके बाद से यूसीसी को लेकर विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा था कि जब ये मैनिफेस्टो में था तो अभी तक यूसीसी लागू क्यों नहीं किया गया। अब सरकार इस पर कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दर्शन डोभाल जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। शांति प्रसाद भट्ट जी, प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दर्शन डोभाल जी आपसे ही करूंगी मैं। अगर हम बात करें यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है और बड़ी वजह यह कि उसका जल्द ही मसौदा जो है तैयार कर लिया गया है और जल्द ही उसे लागू कर दिया जाएगा, जिस हिसाब से धामी सरकार इस बात को कह रही है। धामी जी की तरफ से ये बात कही गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर अपनी एक टिप्पणी की है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी, इसके बाद आगे वार्तालाप करें। राजेश जी, आवाज आ गई आप। हेलो दर्शन डोभाल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिए। जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी जी, हाँ जी, अब आवाज आ रही है जी। यश जी, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यूसीसी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ कुछ मुद्दों को से ध्यान हटाने के लिए, जैसे यूके SSS के घोटाले से लेकर के अंकिता हत्याकांड से लेकर के तमाम दर्जनों जो सरकार पर जिसमें सरकार घिरी हुई है और कई भ्रष्टाचार के मामले, विधानसभा घोटाले से लेकर के कई तरह के जो मामले हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी को अभी कुछ दिन के लिए चर्चा में इस मुद्दे को लाया गया है। अगर इनको सर्वे कराना है, जिस तरह से आपने कहा कि 2,31,000 कुछ सुझाव मांगे हैं, तो अगर सरकार इसके बजाय
यहाँ पर कितने लोग बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकती है, उस पर सर्वे कराएं। सरकार के स्वास्थ्य की क्या हालत है, आप देखिए अस्पतालों की क्या हालत है, उस पर सर्वे कराए। वहां पर क्या क्या कमियां हैं, वहां कौन से इक्विपमेंट्स नहीं है, कहां पर डॉक्टर नहीं है, कहां पर क्या दिक्कत है, ये इस पर सर्वे कराए। सरकार को सर्वे कराना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में जो 5000 स्कूल बंद हो गए हैं, वो क्यों हुए, उसका मुख्य कारण क्या है, उसको कैसे सुधार क्या लाया जा सकता है, शिक्षा में हम किस तरह से सुधार ला सकते हैं। तो इस तरह से अब भ्रष्टाचार के मामले में जैसे आपने कहा कि इनका सर्वे सिर्फ ये एक मुझे लगता है कि समुदाय विशेष को टारगेट कर करके, ताकि ये हिंदू जो एक कम्युनिटी के खास करके जो वोट है उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का एक मुद्दा है, ये जनता को बेवकूफ बनाने का मुद्दा है, इससे होना कुछ नहीं है। मैं अब एक चीज और भी पूछना चाहता हूं, अगर ये यूसीसी लागू होता है तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए है, क्या ये गिरजाघरों पर, गुरुद्वारों पर, सिख समुदाय पर भी लागू होगा, या सिर्फ किसी एक धर्म विशेष को ध्यान में रख करके ये यूसीसी का जो ये मुद्दा लाया जा रहा है? ये सवाल भी क्यों है दर्शन डोभाल जी, क्योंकि यूसीसी का मतलब क्या होता है ये तो आपको और मुझे पता ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं और तो ये सारे धर्मों के लिए लागू होगा। वही कह रहा हूँ, तो ये शायद मालूम नहीं है मेरे भाई। मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे धर्मों पर लागू होगा, और ये लागू हो पाएगा क्या? पहली बात तो ये लागू हो सकता है क्या, या ये हवाई बातें हैं, सिर्फ मुद्दा भटकाने वाली बातें हैं, ध्यान भटकाने वाली बातें हैं? क्योंकि इनके सरकार अभी कई तरह के भ्रष्टाचार के मामलों से घिरी हुई है। अंकिता हत्याकांड इनके लिए गले की हड्डी बना हुआ है, लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसी कोई डिबेट उत्तराखंड में नहीं होती जिसमें अंकिता के बारे में सवाल नहीं पूछा जाता कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग उस वीआईपी को क्यों छुपा रहे हैं, उसको क्यों बचा रहे हैं, उसको सामने क्यों नहीं ला रहे हैं। तो ये सवाल, इस तरह के कई तमाम सवाल इस सरकार पर आरोप लगते आ रहे हैं, और इसी कारण ये कई तरह के तमाम मुद्दे आए दिन, और ऐसे मुद्दे मैं बता रहा हूं कि आज तक जितने भी इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जो नए मुद्दे लाए हैं, उसमें इनका अपने ही मुद्दे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसमें कोई बात नहीं होती है, 4 दिन मुद्दे चलते हैं। दर्शन डोभाल जी की आवाज नहीं आ पा रही है, वापस आते हैं दर्शन डोभाल जी आपके पास। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। छुपाने के लिए ठीक है दर्शन डोभाल जी, मैं वापस आऊंगी। शांति प्रसाद जी, देखिए यशी जी, ये बात समझने की ज़रूरत है कि सरकार कॉमन सिविल कोड की जो ये बात कर रही है, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। मैं क्षेत्रीय दल का नेता हूं, मेरा ये मानना है कि जिन बुनियादी चीज़ों के लिए राज्य मांगा गया था, यदि उस पर काम होता तो निश्चित रूप से सरकार के इस कदम की भी स्वागत करने वाली बात होती। देखिए ये मामला केंद्र का है, मगर उत्तराखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं इस पर क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये कॉमन सिविल कोड है क्या। देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग समान है पूरे देश के अंदर, मगर सिविल के जो हमारे कानून हैं इसमें अंतर है। इसमें कई मान्यताओं को आधार रखकर इसमें परिवर्तन किए गए हैं। जैसे सिख समुदाय के अलग वो मान्यताएं हैं, ईसाइयों की अलग है, मुस्लिम की अलग है, और हिंदुओं की अलग है। शायद केंद्र सरकार का ये मानना है कि जब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग में एक भारत एक कानून की बात करते हैं तो सिविल के मामले में भी ऐसा होना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आगे चल रही है तो हमारा फिर सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा ना कि उत्तराखंड में क्यों, ये तो केंद्र का मामला है। और इस राज्य के जो बुनियादी सवाल है, पलायन रोकना हो, राजधानी का मसला तय हो, जल जंगल ज़मीन पर अधिकार हो, बोली भाषा पे काम हो, लोकायुक्त कानून लागू हो, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार में भाजपा डूबी है, इस पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, इस पर तो काम नहीं हो रहा है। ये बार बार लोकसभा चुनाव से पहले कॉमन सिविल कोड की जो ये बात कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत इस तरीके से है क्योंकि जनता इनसे सवाल जवाब कर रही है। शांति प्रसाद जी, लेकिन मुझे ये भी समझना है, मुझे ये भी जानना है कि जब विधानसभा चुनाव फतेह किया धामी ने, उसके बाद उनसे ये सवाल पूछे जाने लगे विपक्ष की ओर से, यूसीसी कहा गया था लागू करेंगे, यूसीसी कहा गया था लागू करेंगे, क्यों नहीं किया अभी तक।
अब जब वो उस पर काम कर रही है तो फिर विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये लगता है कि ठीक है, यूसीसी लागू हो रहा है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, आपको ये जरूर कहना चाहिए कि भैया अन्य मुद्दे हैं, उन पर भी बात कर लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं यसी जी आप ही के माध्यम से, देखिए हमको देश चलाना है, हमको प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को संपन्न करना है। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि जिन मुद्दों को लेकर हम राज्य में सरकार बना रहे हैं उस पर काम हो। अगर आपने लोकायुक्त कानून पर लागू कर दिया होता हमें खुशी होती, राजधानी का मसला ठीक कर दिया होता खुशी होती, उसके बाद ये एक कदम आगे बढ़ाते तो हमको इस बात में खुशी होती। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, चलो मैं आप ही से पूछता हूं कि आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उत्तराखंड में जंगली जानवर हमें परेशान कर रहे हैं, वन कानून में परिवर्तन क्यों नहीं करते ये लोकसभा में? ये सांसद क्या आप जाके दिल्ली रेलवे स्टेशन में सोने के लिए बनाए क्या? उत्तराखंड के अंदर एनजीटी कानून के कारण हमारी कई विकास की योजनाएं ठप पड़ी है, ये सांसद दिल्ली में जाके क्या भांग पी के? शांति प्रसाद जी, मैं आती हूँ। मधु भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके, बीजेपी के प्रवक्ता है। मधु भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, विपक्ष का सीधे सीधे ये कहना है, जो सीधे सरल शब्दों में है, कि यूसीसी आप लागू कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो अन्य मुद्दे थे उन पर तो बातचीत कर लेनी चाहिए थी आपको। भू कानून पर अभी तक मसौदा मैं पता नहीं कब से सुन रही हूँ कि वो तैयार है, उसको संशोधित किया जाएगा, हिमालय की तर्ज पर बनेगा और तमाम चीजें हुई, लेकिन उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा। पलायन को रोकने के लिए कमेटी बनाई गई, वो कमेटी कहाँ है भगवान जाने। अगर हम बात करें राजधानी की, उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी नहीं है, इस पर क्या बात नहीं होनी चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, क्या इन पर बात नहीं होनी चाहिए? यूसीसी की इतनी क्या जल्दी है? विपक्ष का एक सीधा सवाल है कि आपको यूसीसी इतनी जल्दी क्यों है? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसलिए? यासी जी, मुझे बड़ा ही आश्चर्य और बड़ा ही अब मैं क्या बोलूं, यहाँ पे हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही समझदार प्रवक्ता बैठे हैं। शायद सबने संविधान तो पढ़ा ही होगा, सबको पता है कि संविधान के जो अनुच्छेद 44 में साफ लिखा है कि समान नागरिक जो संहिता है उसको लागू किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें साफ निर्देश है सभी राज्यों को कि इसको लागू किया जाए। तो उसके तहत इतने वर्षों से जो ये मांग थी, कई तरह के ऐसे कानून बने हुए थे जिनको हम बना भी रहे हैं, और कई कानून जैसे कई ऐसी धाराएं थी जिनको हटाया भी गया, जैसे धारा 370 का, जैसे कश्मीर का आपने देखा ही होगा। अब बहुत सारी चीजें थी, उनको ठीक करने का अगर काम कर रही है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है। मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं, समान नागरिक संहिता हो चाहे ट्रिपल तलाक हो, ट्रिपल तलाक के बारे में भी यहाँ पर इसी प्रकार की बहसबाजी हुई। जो हमारी बहनें थी, जो एक वर्ग विशेष की बहनें थी, लगातार खून के आंसू रो रही थी और हमारे पास लगातार रात दिन आती रहती थी कि हमारे लिए कुछ किया जाए। उन बहनों के लिए आज अगर उनको उससे मुक्ति दिलाई है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई है, और वो बहनें बढ़ चढ़कर उन्होंने, अगर हम कहें यूपी जैसे राज्य में अगर बढ़ चढ़कर अगर हमें वोट दिया है तो उन बहनों ने दिया, जिन्होंने राखी बांधी है तो उन बहनों ने बांधी है। तो हमने उनके लिए, हम उन बहनों की जो एक पूरी जो हमारा पूरा एक वर्ग विशेष जो छूट गया था, जो समान नागरिक संहिता का एक कई वर्षों से जो अनुच्छेद जो हमारे संविधान में भी लिखा गया 44 के अंतर्गत, उसको लागू करने के लिए माननीय धामी सरकार ने पहले से 2022 में सबसे सुझाव मांगे। अरे अगर आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, कोई प्रतिक्रिया देनी है, सुझाव देने, आप सुझाव दीजिए। तो सुझाव आए, तो कुछ तो हमारे पास सुझाव आ चुके हैं, उसमें 2,31,000 के करीब ये आंकड़ा आ ही गया हमारे पास, और उसमें भी बृहद चर्चा हो रही है। चर्चा के तहत मांगा, ऐसा नहीं किसी पे थोपा नहीं गया है, कहा गया है कि राज्य में हम लागू करने जा रहे हैं, आप भी अपने सुझाव दीजिए। और उसमें हमने एक माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशन में भी एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा चुका है, और उसको लागू किया जाना है। तो साथ में जब सुझाव भी मांगेंगे, अगर आपको कहीं कोई लग रहा है कि नहीं इसमें ये सुझाव ये होना चाहिए, आप दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। बहुत लंबा समय चल गया, 22 से 23 आ गया। उनका तो ये कहना है, उनको इसमें सुझाव देना ही नहीं है। वो तो ये चाह रहे हैं कि आप जरा भू कानून पर सुझाव मांगिए तो वो देने आएंगे। वो तो ये कह रहे हैं ना, कह रहे शिक्षा पर सुझाव मांगिए, हम शिक्षा पर सुझाव देंगे। आप स्वास्थ्य पर मांगिए, हम स्वास्थ्य पर देंगे। वो यूसीसी पर नहीं देना चाहते आपको सुझाव। हाँ, शांति प्रसाद जी, क्यों नहीं देना चाहते? क्यों नहीं चाहते? क्या कारण है? अरे जब संविधान हमारा कह रहा है कि लागू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट शांति प्रसाद जी, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास, रुकेगा। संविधान को नहीं मानते क्या? एक छोटी सी बात, ठीक है, दीजिए फटाफट। यशी जी, इनसे जरा पूछिए
ये सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। मैं देवभूमि का नागरिक हूं। सनातन धर्म के अंदर समलैंगिकता को और लिविंग रिलेशन को कोई मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि इन दोनों को मान्यता होनी चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट का अनादर नहीं कर रही है? भाजपा तो कहती है कि हम तो लिविंग रिलेशन को नहीं मानेंगे, हम तो जो है इस तरह के समलैंगिक रिश्तों को नहीं मानेंगे। तो आ गई समान आचार संहिता। भाजपा भी कंफ्यूज है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप इस तरीके के कानून थोपोगे तो अभी तो मणिपुर जला है, उसके बाद इस उत्तर प्रदेश जलेगा, उसके बाद अरुणाचल जलेगा, उसके बाद गोवा जलेगा, और जब ये पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल हो जाएगा फिर आप इस कानून को पीछे लेकर आओगे। मेरा कहने का मतलब है हर चीज में आप जनता के बीच में सहमति बताएं, थोपना बंद करें। ये थोपने के कारण आपने मणिपुर की हालत नहीं, रुकिए मधु जी, मुझे जरा वरिष्ठ पत्रकार की प्रतिक्रिया लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को पूरा करिएगा। मधु जी प्लीज, मधु जी प्लीज 2 मिनट दीजिए मुझे वरिष्ठ पत्रकार जी की प्रतिक्रिया लेनी है। काफी देर से बैठे। नहीं रुक, मधु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, रुक जाइए। पूछिए क्या उत्तराखंड क्रांति दल समान नागरिक संहिता का विरोध करता है? पहले बताइए, स्पष्ट कीजिए ना। समलैंगिक रिश्ते का समर्थन करते हो? आप इस बात पर स्पष्ट कीजिए, आप इस बात पे कीजिए, आप समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं? आप बोलिए ना, बोलिए। समर्थन नहीं करते हो? आप बोलिए, बताइए, जिस विषय पे बात हो रही है, जिस दिन इस पर चर्चा होगी उस दिन इसका जवाब दिया जाएगा। जिस दिन इस विषय पे बात होगी उस दिन इस विषय पर चर्चा की जाएगी। मधु भट्ट जी और शांति प्रसाद भट्ट जी दोनों ही रुक जाइए प्लीज। कुलदीप राणा जी, बात हो रही है। कुलदीप राणा जी, जहां पर यूसीसी का विवाद एक बार फिर से शुरू। मधु भट्ट जी प्लीज हैव सम पेशेंस। स्पष्ट करिए मधु जी, स्पष्ट करिए किस विषय पे बात हो रही है, पहले ये स्पष्ट करिए। आज समान नागरिक संहिता पे बात हो रही है तो कृपया प्लीज मधु जी को म्यूट करिए, ताला से रिक्वेस्ट है। मधु जी को म्यूट कीजिए ना, इस विषय पे बात करिए, इस विषय पे बात करिए ना, जिस विषय पे मधु जी को म्यूट कर दीजिए। आप यूकेडी अगर समर्थन करती है या नहीं करती है, पहले ये इस पे आप स्पष्टीकरण लीजिए। कुलदीप राणा जी, यूसीसी का विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है, जहां विपक्ष का मानना है कि तमाम मुद्दे हैं उन पर सरकार काम नहीं कर रही है और यूसीसी को जानबूझकर बीच में लेके आ रही क्योंकि लोकसभा चुनाव है। और जैसा कि अभी यहाँ पर शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि यूसीसी लागू करने के बाद जिस तरीके से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, क्या वैसे हालात यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे? क्या उसकी कोई व्यवस्था कर रही है सरकार? ये तमाम सवाल विपक्षी दलों के मन में है। क्या कहना चाहते हैं कुलदीप जी? अनम्यूट कीजिएगा। नमस्कार जी। देखिए यसी, सबसे पहले तो मैं क्योंकि कोई राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ और मुझे शांति प्रसाद भट्ट जी की एक बात पे थोड़ा सा आपत्ति है। जब उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है, इसके बाद जो है कॉमन सिविल कोड को लेकर के उत्तर प्रदेश जलेगा और तमाम अन्य राज्यों के बारे में उन्होंने कहा, है ना। भाई देश जलाने की बात मत करो, राजनीति करनी है राजनीति कीजिए, देश जलाने की बात नहीं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपका वैचारिक विरोध हो सकता है और कोई भी कानून किसी भी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं होती, कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है, कोई निजी नहीं होता है। कानून, जिस कानून को अभी ये कहा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड भाजपा का एजेंडा है, ये भाजपा का, मैं इसको भाजपा के एजेंडे के तौर पे नहीं बल्कि भारत के एजेंडे के तौर पे देखता हूं कि ये एक भारत का एजेंडा है जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने समाज के तमाम लोगों के बीच में इस चीज को लेकर के चर्चा की और उन लोगों के बीच से जो बातें निकल करके आई उस आधार पर मैंने अपनी धारणा बनाई। मैंने कोई व्यक्तिगत आधार पर इस चीज को तय नहीं किया कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक। और क्योंकि जिस तरह की बातें इसमें निकल करके आ रही हैं और जिस तरह की चीजें यहाँ पर हो भी रही हैं, मैं कई डिबेट में भी रहा। देखिए, बदलते दौर के साथ साथ चीजों को बदलना होगा। आजादी के बाद से और वर्तमान समय तक बदलते दौर को देखते हुए संविधान को भी अपग्रेड किया गया, उसमें भी कई संशोधन किए। क्यों? क्योंकि समाज बदल रहा था, देश बदल रहा था, परिस्थितियां बदल रही। आज की डेट में चीजों को लेकर के जिस तरीके से
इस कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात आ रही है और संविधान की जिस धारा का यहाँ पर बार बार वर्णन कहा जा रहा है, धारा 44 की जो बात हो रही है, अनुच्छेद 44 की जो बात हो रही है, उसमें देखिए सर यहाँ पर चीजों को लेकर के थोड़ा समझने वाली बात। एक विषय हुआ था जब आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को लेकर के, कश्मीर के विषय को लेकर के हमारे तमाम राजनीतिक दल लोग इसमें छाती ठोक के कह रहे थे कि इसको हटाया नहीं जा सकता, ये ऐसी व्यवस्था है, इसको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन समय के साथ देश काल की परिस्थितियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तो धारा हटी और देश में शांति का माहौल है, चीजें बदली हैं और भारत का जो अखंड स्वरूप है उस स्वरूप पुनर्स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ा। ठीक, अब आते हैं हम आर्टिकल तो इस पे कॉमन सिविल कोड के विषय को लेकर के कि ये राज्य का विषय है या केंद्र का विषय। आर्टिकल उसमें आप देखिए, क्योंकि इसमें जो कुछ चीजें इस प्रकार की हैं, मैं इसको कई दिनों से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ डिबेट्स में भी बैठ रहा हूँ और मैंने इसको पढ़ा भी है और कोशिश भी की इसको तो तरीके से समझने की। तो इसमें जिस आर्टिकल 44 को लेकर के बात कही गई है, मैं एक कोट करना चाहूंगा कि एक मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा था। ये 1985 का मामला है। चर्चित शाहबानो मामले में शीर्ष अदालत ने यह कहा था कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र के समान है। ठीक है, मृत पत्र के समान बताया है, कोर्ट ने बताया है इसे, और एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया था। ये उस समय 1985 में शाहबानो केस के संदर्भ में ये बात कही थी कोर्ट। अब चूंकि और कोर्ट ने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये संसद का काम है, ये राजनीतिक दलों का काम है, संसद का काम। अब व्यवस्थाओं को लेकर के राज्य और भारत की व्यवस्थाओं का उसमें वर्णन किया गया है। अब अगर चीजों में बदलाव आ रहा है और वो सकारात्मक दृष्टि से आगे जा रहा है ताकि समाज सुदृढ़ हो सके, तो इस पे हमें व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से या राजनीतिक लाभ से बचना चाहिए। दूसरी चीज, मैं यहाँ पर तमाम दलों के राजनेताओं से मैं पूछना चाहूंगा कि दुनिया का एक देश मुझे बताएं जहां धर्म के आधार पर दो कानून की व्यवस्था। भारत के अलावा किसी देश में यह व्यवस्था कहीं नहीं, सिर्फ भारत में ही यह व्यवस्था है जहां सिविल कोड में दो अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई और ये व्यवस्थाएं स्थायी नहीं थी। 1948 में जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी और उस बैठक में कॉमन सिविल कोड को लेकर के बहस हुई, तो कांग्रेस का उस समय से ये स्टैंड रहा, क्योंकि उस समय जो मुस्लिम नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने इस चीज का विरोध किया और इसको फिलहाल उस समय उस दौर पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ताकि समय के साथ अगर उसकी जरूरत होगी तो इसमें सुधार कर लिया जाए। आज ये समय की जरूरत बनता जा रहा है, बन गया है, और अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, आम नागरिक के रूप में मैं वापस आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी कोड को लेकर। एक बार फिर से रात छिड़ गई है, रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, चौल हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं यूसीसी का पूरा चरण, विपक्षियों ने छेड़ा रण। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और राजेंद्र चौधरी जी भी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका ही रिएक्शन ले लेती हूँ, यूसीसी पर क्या कुछ कहना है? राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। क्या कुछ कहना चाहते हैं यूसीसी पर? मैं तो यूसीसी पे मेरा तो बहुत छोटा सा सबमिशन है ये जी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर किसी दूसरे धर्म को सिविल एक्ट्स में उन्हें अपने कुछ प्रायोरिटीज हैं तो इसमें बुराई क्या है? ये तो जब एक मुसलमान का एक मुसलमान से झगड़ा होगा तो उनके अपने अलग नियम है, एक सिख का सिख से अलग है, क्रिश्चियन का अलग होंगे, तो इन्हें एक एक कैसे किया जा सकता है? और इससे लाभ क्या होगा? अगर किसी हिंदू का या मुस्लिम का किसी क्रिश्चियन से होता है, उस स्थिति में तो स्पेशल लॉ एप्लीकेबल नहीं है। उस स्थिति में तो वही कानून है जो हम लोगों के लिए है। ये तो सिर्फ उनके पर्सनल इश्यूज के लिए है। ये मेरा ऐसा मानना है
ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है। जी। मेरा मानना तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल प्रोग्रेस होनी चाहिए। हर हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक का विकास हो, प्रत्येक क्षेत्र का विकास हो, जी। किसी क्षेत्र की अनदेखी ना हो, वो इससे ज्यादा प्रायोरिटी है हमारी। हर धर्म के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, और ये एक राजनीतिक एजेंडा ना बने, ये एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल ना बने। ठीक है। हिंदुस्तान में यशी, हिंदुस्तान में सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, और मुसलमान भी हैं, और अन्य लोग भी हैं जिन्होंने इस देश की आजादी से लेके विकास तक में अपना सर्वस्व जो है लगाया है। ये एक हिंदुस्तान के माहौल को खराब ना करें। जो चल रहा है उस विश्वास है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को और मजबूत बनाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। सही दिशा में देश का कानून जा रहा है, और बहुत विद्वान लोगों ने हिंदुस्तान के कानून को बनाया जिसमें प्रत्येक वर्ग, आज जो पक्ष है या विपक्ष है, हर किसी को न्याय पे पूरा भरोसा है। ठीक है राजेंद्र जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शांति प्रसाद जी, यही तो करने जा रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं समान नागरिक संहिता, इसलिए तो लागू कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड की अगर सरकार बात कर रही है तो ये केंद्र का मामला है, राज्यों में इसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर पूरे देश के अंदर एक कानून है, एक विधान है, सिविल में अगर इसमें अंतर है तो उसके पीछे उस बात को समझने की जरूरत है। मैं यशी जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं देवभूमि का नागरिक हूं, सनातनी हूं। सुप्रीम कोर्ट कहता है लिविंग रिलेशन को मान्यता देता है, सुप्रीम कोर्ट जो है रिश्तों को मान्यता देता है। ये किस पर हो रही है बहस? मैं इस ये मामले चर्चा में किस विषय को लेकर हो रही है? चर्चा ये हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं। मधुकर जी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप डिप्लोमेटिक क्यों हैं। क्लियर करें अपना मत। शांति प्रसाद जी सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आपसे कि आप डिप्लोमेटिक क्यों हैं। क्या यूकेडी नहीं चाहती कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? मधु भट्ट का मूव ऑन कराना बड़ा मुश्किल है। ये पॉलिटिकल डिबेट में बैठती हैं और ये डिस्टर्ब करती हैं। सिर्फ इतना बता दीजिए, इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम भारतीय इतना पूछना जनता चाहते पार्टी हैं क्या कि सिविल सिविल कोड कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना लागू करेगी? क्योंकि भाजपा क्या इनका यूनिफॉर्म विरोध कर रही सिविल है। कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका समर्थन करती है या विरोध करती है? बस इतना। राजेंद्र जी तो कह रहे हैं ना सीधे सीधे, मधु भट्ट जी, राजेंद्र जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए। ऐसे डिस्टर्ब करेंगी तो मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। यशी जी, सिर्फ अपना अगर मत ये स्पष्ट कर बीच में दीजिए। ऐसे डिस्टर्ब करेंगी मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। यूकेडी अपना मत ये स्पष्ट राजनीतिक करे। रूप बस से इनकी हम यही चाहते बेईमानी हैं। जनता के बीच में आ रही है। हम ही चाहते हैं। आप दर्शन डोभाल जी एक सेकेंड, शांति प्रसाद जी रुकिएगा जरा। वर्षों से ये मांग है, सब ये चाहते हैं। मधु जी को म्यूट करिए प्लीज। इस देश में एक कानून बने, सबके लिए समान। मधु जी को म्यूट करिए। नहीं देती। मुस्लिम, सिख, ईसाई भाजपा राजनीतिक बेईमान पार्टी है, ये मुद्दों को नहीं आने देती। इस पार्टी की ये प्रॉब्लम है। दर्शन डोभाल जी जी देखिए यशी जी, समान नागरिक संहिता से ज्यादा जरूरी खास करके इस राज्य के लिए है समान नागरिक व्यवस्था। यहाँ उत्तराखंड में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कानून भी दो तरह के लागू होते हैं अलग अलग। एक जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सारे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और यहाँ तक कि ब्रजभूषण से लेकर के यहाँ उत्तराखंड तक ले लीजिए, जो जिस पर आप स्वयं चर्चा करा चुके अपने चैनल पर। ऐसे कई तमाम अपराधी हैं जिन पर वो कानून लागू नहीं होता है। तो जब इनका ये समान नागरिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था ये ठीक नहीं है तो ये इसमें कैसे अप्लाई हो सकता है? क्या ये लागू हो पाएगी? और दूसरा, इसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। इसमें कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति परंपरा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्या उसमें छेड़छाड़ करने की मंशा तो नहीं है, ये साजिश तो नहीं है? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह से नए नए मुद्दे लाए हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर दो और मुद्दे कहना चाहता हूं जो लागू नहीं हो पाए, सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई है और जमीन हकीकत कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ कुछ दिन का टाइम पास हुआ है। जैसे इन्होंने कहा था कि हमारे विधायक
क्षेत्र में जाएंगे, वहां के लोगों की समस्या पूछेंगे और उसका वहां पर निराकरण करेंगे। एक विधायक ने गया, पहले तो समझना पड़ेगा कि समान नागरिक संहिता मधु क्या जी, है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगी आप। आपको सोचना पड़ेगा, स्पष्ट बीच में डिस्टर्ब कीजिए ना। मधु जी, मैं आऊंगी, आपको आपका समय दूंगी ना मैं। करिए, इनको म्यूट करिए, डिबेट इनको को डिस्टर्ब करना है, इनको पूरे- डिबेट नहीं होने देना है। ये आप डिबेट- ये इस डिबेट सुनना नहीं को चाहती है, ये पूरा भारत प्रॉब्लम देख रहा है, है। सुनना ये नहीं चाहती डिबेट है भाई। बहुत पूरा भारत मैं देख जो रहा है। कहने वाला हूँ उनको इसलिए पता है क्या कहने वाला हूँ, कृपया इसीलिए पहले इस पे पहले सोच समझ के चर्चा कीजिए, सोच समझ के बताइए, सोच समझ के बताइए। मधु जी को म्यूट ये करिए। ठीक बात नहीं है, आपको म्यूट कर सकती हैं। पहले आप म्यूट कराइए ना पहले इनको, म्यूट आपका करिए। ऑप्शन है मैम, प्लीज आप अपना इनको मत म्यूट स्पष्ट कराइए, कीजिए। नहीं तो ये बोल नहीं पाएंगे कुछ भी, और इनको बोलना मधु कुछ जी, नहीं, इनको देखिए, तो सबसे पहले तो डिबेट को आप इस खराब बात करना को है। समझिए कि अगर आपको बीच में बोला जाता है कि इंटरप्ट मत करिए तो मत करिए। इस तरीके से डिबेट को खराब करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं आपका पूरा समय दूंगी, आपको मैं पूरा समय दूंगी। अगर आप सही बात बोलिए, सही बात जानी चाहिए। मतलब देखिए, इनको चैनल देख रहा इनके है, दुख दे रख पर पूरा चैनल, पूरा देश इस चैनल इनको को देख लगता रहा है कि है। अब मैं मुझे सही क्या बात कहने पर वाला चर्चा हूं, उनको पहले से आवाज हो कीजिए। चुका इधर है। उधर मधु जी को सही आवाज हो बात पर चुका है, मैं चर्चा क्या कहने कीजिए, वाला हूं। अपना मत स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अपना मत स्पष्ट वो कीजिए। ये बीजेपी का पक्ष में चार्ट विपक्ष में अपना चेहरा मत है। स्पष्ट कीजिए। मधु जी, इनको पता है कि हमारे कारनामे सामने जब आएंगे चैनल पर, तब ये उसको सुन नहीं पाएंगे। इनको पता है, पहले बकला जाते हैं। मैंने अभी बोलना शुरू किया है, अभी तो बोला ही नहीं मैंने, जो असली बात पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि इनके विधायक क्षेत्र में एक विधायक ने गया, दूसरा उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि सचिव स्तर के जो अधिकारी है वो क्षेत्र में जाकर के वहां पर लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे, पूछेंगे और वहीं पर उसका निदान करेंगे। वो भी इनका जो है उसका दूसरा भी उनका फेल हो गया, दूसरा कार्यक्रम। अब इस तरह से आपके कई आपके चैनल पर ही मैं लगातार देख रहा हूँ, मैं तो लगातार बैठता हूँ आपके चैनल पर, मैं देखता हूँ कि आए दिन कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आते हैं। बीच में इनका जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे, वो हवा आप नहीं चाहते क्या? बातें भी, आप नहीं उसके बाद चाहते हैं या नहीं चाहते? आपने लागू किया, चाहते क्या आप करते हो लागू, आप करते हो करेंगे उसको, समय आने पर लागू बातें करेंगे। करते हैं, समय आने लोगों पर का समय आने पर लोगों हर को चीज मूर्ख बनाते हैं, अभी देश की तो जनता को आपसे बेवकूफ बनाने का सुझाव धंधा मांगे कर रहे गए, हैं। और समान नागरिक संहिता के सुझाव मांगे गए, आप सुझाव तो जैसी दे बातें दिए। आप ला सुझाव करके दीजिए इन्होंने ना। कुछ नहीं करना है। आप सुझाव ये दीजिए, UCC आप कानून प्रतिक्रिया भारतीय जनता दीजिए। पार्टी दर्शन लागू डोभाल कर जी, नहीं सकती। मैं वापस क्यों आती हूँ आपके पास। राजेंद्र जी, सही नहीं है, इनके मंशा ही नहीं है। आपसे इनको तो सुझाव राजेश मांगे जी, गए, आप दर्शन डोभाल जी। आप नहीं दर्शन डोभाल जी, विशेष दर्शन डोभाल जी। एक धर्म का जो वोट बैंक है वो अपने तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इनके कोई मंशा नहीं, इनका पूरा समान नागरिक संहिता सारे धर्मों के लिए, और सब धर्मों के संभाव की बात है। जो आपके बलात्कारी दर्शन डोभाल जी प्लीज, दर्शन डोभाल जी थोड़ा सा रुकिए जरा। राजेंद्र जी, उसके पहले तो उसका कानून बनाने की बात मतलब करेंगे। राजेंद्र जी, क्या है समान नागरिक संहिता, पहले इसमें अध्ययन तो करिए क्या है ये। अंकिता के हत्यारे को, अंकिता के उस वीआईपी को सामने लाइए। आप लोग, जैसी मैं एक सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिनके विरुद्ध बनाया जा रहा है या जिसके किसी के पक्ष में विरुद्ध नहीं बनाया जा रहा रहा है, ये गलत, ये आप बीच में मत गलत बोलिए। धारणा है, गलत धारणा है। किसी के विरुद्ध नहीं बनाया जा रहा है। मधु जी, आप क्यों नहीं समझ रही इस बात को? मैं जैसी- बार बार आपको मना कर रही हूँ, आप बार बार बीच में इंटरप्ट कर रही है, क्यों कर रही है? जैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछिए ऐसे ही पहले बनाया गलत जा क्यों बोल रहा रहे है हैं उस चीज को। जैसे मधु जी, मैं आपको किसानों मौका के लिए दूंगी जस्टिफाई करने का। जैसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसे ही बनाया जा रहा है जैसे किसानों के लिए कृषि बिल। अरे भाई, अगर किसान को कृषि बिल की जरूरत थी तो आप पूछते उसे, उससे सलाह मशवरा करते। अगर आज देश के विभिन्न धर्म हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, जैन हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, अगर वो मांग करते हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए तो बनाना चाहिए। और जो इसके पक्षकार हैं, अगर वो नहीं मांग कर रहे तो सरकार इस पे इतनी एक्सरसाइज क्यों कर रही है, क्यों राजनीति कर रही है? मेरा कहना यह है। ठीक है मधु भट्ट जी। देखिए बिल्कुल यासी जी, जैसे अभी भाई कह रहे थे कि मांग करिए, बिल्कुल मांग कर। देखिए हमारे संविधान में भी बनाया है जिस प्रकार से अनुच्छेद जो 44 के अंतर्गत बिल्कुल जरूर है समान नागरिक संहिता। कहीं भी किसी भी देश में, जैसे अभी मेरे वरिष्ठ यहाँ पे पत्रकार भाई बैठे हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि भाई पूरे जो पूरे अब भारत में सब चाहते हैं कि एक कानून हो, उसमें कोई किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी का भी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए वर्ष जो हमारे पूरे एक वर्ग जो छूट गया था, उनकी मांगे थी,
कई बार खून के आंसू रोकर जिस प्रकार से बताया कि शाहबानो का केस इतना बड़ा केस हुआ, उन्होंने खून के आंसू रोई और उसको किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिला। उन बहनों की मांग थी, उनके आधार पे, और सभी को बराबर, चाहे उसकी संपत्ति हो या किसी भी में हो, हर उसमें बेरोजगारों की बीच में चिंता नहीं कब बोला। करोगे, आप राजधानी की अपना चिंता मत कब स्पष्ट करोगे, कीजिए ना। पढ़ाई की चिंता कब करोगे? आप यूनिफॉर्म इस पे बात न नहीं करना। चाहते, बड़े यूकेडी नहीं ज्यादा प्यार चाहती, दिखा रहे हो यूकेडी लोगों नहीं पे। चाहती, यूकेडी शाहबानो से नहीं इतना चाहती प्यार है तो है, जाके उन पार्टी को यूकेडी ज्वाइन करो नहीं जाके। चाहती है। देखिए वो बिल्कुल न्यायालय में है और उसके लिए हम सबसे पहले लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं हमारी ये तो भारतीय जनता पार्टी का उसको न्याय मिलेगा, वो लेकिन सब न्यायालय में है। दर्शन डोभाल जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप दोनों भी वही काम कर रहे हैं जो मधु भट्ट जी कर रही थी। देखिए बात अरे ये हो रही है, डिस्टर्ब समय करती है तो बोलना यूनिफॉर्म नहीं है क्या? सिविल कोड जो है लागू होना चाहिए। इसके लिए आपने, अगर आपको नहीं पसंद, आप यूकेडी कहते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें समलैंगिक रिश्ते और लिविंग हम रिलेशन में स्वीकार्य नहीं है? चाहते लागू होना चाहिए। स्वीकार्य है अगर यहाँ पे तुम्हें? कांग्रेस चाहती है नहीं लागू होना ये चाहिए, तुम्हें आप कह दें, स्वीकार्य अपना है? मत स्पष्ट कीजिए ना। सनातन हमने धर्म तो अपने में एजेंडे में रखा है, समलैंगिक रिश्ते हमने तुम्हें कहा अपने स्वीकार्य दृष्टि हैं? पत्र में रखा है कि हम समान नागरिक कॉमन संहिता सिविल कोड लागू में तो ये करेंगे। है, हमने कहा हम कॉमन राम सिविल कोड मंदिर में तो ये है। बनाएंगे, हम रामी यसी जी मंदिर इनसे हमने जरा बनाया। सवाल पूछिए हमने कहा जरा। हम धारा 370 हटाएंगे। सवाल जब पूछिए इनसे। कश्मीर के कभी कश्मीरियों के लिए भी जवाब ही नहीं दे रहा है। कभी कश्मीर शरणार्थियों के लिए भी कुछ सुप्रीम कोर्ट तो दे बोलते रहा है। थे। अरे कभी या कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का शरणार्थियों के आधार लिए भी दो बनाकर बात शब्द कर बोल रहे हो। देते। कल यदि सनातन कश्मीर धर्म में लिविंग शरणार्थियों को रिलेशन को जो जब महत्व 3 मिल लाख रहा है, जब कॉमन 3 सिविल लाख कोड में पंडितों को उसको मान्यता रातों मिल रात गई, भगा तो दिया क्या गया, ये स्वीकारोगे रातों आप? रात मार काट कर दी गई, तब आप लोगों के स्वीकारोगे आप? कोई मुंह से कोई शब्द नहीं पता है नहीं निकले। कुछ? तब उसमें कहीं कोई पता धरना कुछ है प्रदर्शन नहीं? कहीं कोई नजर नहीं आया। तब कांग्रेस कहाँ थी, तब यूकेडी कहाँ थी। अरे अब उस प्रेमचंद विषय पे नहीं अग्रवाल पे जाना कार्रवाई चाहते, करोगे आप? अब उस विषय पे नहीं जाते। हम प्रेमचंद कह रहे हैं अग्रवाल पे अगर आप कार्रवाई नहीं चाहते करोगे? आप स्पष्ट कीजिए ना। आप कहें आप नहीं चाहते ये तो आप बाबा स्पष्ट जी कीजिए। बवेजा को शांति प्रसाद जी, आप यही जो है, स्पष्ट कर दीजिए हमने कि आप कहा क्यों नहीं है, चाहते कि हमारे यूसीसी कार्रवाई लागू किया जाए। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जो जी, हमारे संविधान शांति में प्रसाद लिखा जी। गया है, स्पष्ट लिखा गया है। मधु जी, अगर आप शांत होंगी तब हम शांति प्रसाद जी से प्रश्न पूछ पाएंगे। हाँ। शांति प्रसाद जी, पूछिए, कहिए ना कि भाई ठीक है, क्यों नहीं चाहते आप कि यूसीसी लागू हो? मैंने कब मना करा? मैं ये कहता हूँ देखो जो कानून केंद्र का है वो केंद्र से लागू होना चाहिए, आम सहमति से होना चाहिए। मैं ठीक है, सवाल शांति प्रसाद जी एक सेकंड रुकिएगा आप। कुलदीप राणा जी, विपक्ष कह रहा है कि केंद्र से लागू होना चाहिए था, राज्य सरकार को इसमें इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। देखिए यसी ये एक बड़ा ज्वलंत सवाल है जिसपे काफी चीजें चर्चा में आ रही हैं। ठीक है, और मैंने जितनी कोशिश करी इसको समझने की, क्योंकि ये सवाल मेरे मन मस्तिष्क में भी था, क्योंकि जब संवैधानिक व्यवस्थाओं में संसदीय केंद्र और राज्यों के अधिकारों का जो बंटवारा हुआ है, जो प्रांतीय व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें मैंने इन चीजों को समझने का प्रयास किया और मैं काफी कुछ चीजें लेकर के बैठा हूँ कि ये व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। तो देखिए जैसे इसमें ये मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा, मैंने इसमें जो पढ़ा है इसको लेकर के, इसमें ये कहा गया है कि 44 में ये व्यक्त है कि राज्य कौमा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक, अब ये जो व्यवस्था है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शांति प्रसाद भट्ट जी जो भाई साहब हैं, शायद आप अधिवक्ता हैं, तो कानून के इस पहलू को आप बेहतर समझ सकते हैं कि कोई किस पक्ष में किस तरह से कोर्ट करा जा सकता है, क्योंकि ये एक बहस का मुद्दा है और ये बहस कोई इसके पक्ष में भी होगा कि हाँ इसमें राज्य लिखा है तो ये राज्य का विषय भी हो सकता है, और क्योंकि भारत लिखा है तो भारत का विषय भी हो सकता है। ये कानूनी विशेषज्ञ इसको ज्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सरकार अगर इसमें काम कर रही है, अगर राज्य सरकार इसमें काम कर रही है, तो यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा इस चीज को लेकर के थोड़ा सा स्पष्ट इसलिए हूँ क्योंकि राज्य सरकार के पास भी अपना एक विधिक राय बोर्ड होता है, जिसके प्रमुख सचिव जो हैं वो जिला, हाँ बिल्कुल, न्यायाधीश होते हैं। पूरी की पूरी एक व्यवस्था विभाग होता है, न्याय विभाग, इसमें ये लोग आते हैं जिनसे विधिक राय ली जाती है। उसके अलावा कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके वकील होते हैं जो उच्च शिक्षित वकील होते हैं, इनसे राय ली होगी। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने इसमें जरूर कोई ना कोई राय ली होगी। हालांकि भट्ट जी के मंतव्य से लग रहा है कि उनका विरोध सिर्फ इतना है कि ये राज्य सरकार का विषय ना होकर के ये केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार इसको लागू करे तो ये लागू हो सकता है, उनको स्वीकार्य है। ठीक है, हालांकि ये इस विषय पर मैं भट्ट जी का वो समझ रहा हूँ। हालांकि भट्ट जी सभी लोग, मैं एक बात और कहना चाहूंगा भट्ट जी से कि भट्ट जी हम सभी यहाँ देवभूमि के लोग हैं, तो आप थोड़ा सा ना इस तरह वो थोड़ा बुरा लग रहा था कि जब आप बार बार इस चीज को कोट कर रहे थे,
चौधरी वो जी भी इसलिए करा देवभूमि था, के हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी है दोनों को। दर्शन डोभाल भाई भी देवभूमि के हैं, भले हम वैचारिक रूप से एक दूसरे के साथ अलग हों। शांति दीदी भी, क्या नाम है, भट्ट दीदी भी यहाँ पे जो है वो भी देवभूमि की हैं। तो हम इस तरीके से ना क्षेत्रवादी और ये नजरिए से थोड़ा सा बात ना करें। एक राज्य और प्रांतिक बहस है, आप बड़े भाई हैं, थोड़ा सा दूर है। दूसरी चीज, अब मैं एक विषय और भी आया था। हालांकि देखिए, हमने सरकार को कई विषयों पर कटघरे में खड़ा किया है और यसी और चौधरी जी आप सब इस बात के गवाह हैं कि हमने सरकारों को, उत्तराखंड की सरकारों को भी कई विषय पर खड़ा किया, सवाल किए, और हमने भी इस पर सवाल किए। लेकिन जब विषय भारत का, उनके राज्यों के नागरिकों का है, तो मैं इस विषय पर थोड़ा सा आप लोगों से डिफर, और ये इसलिए भी हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने इसका अध्ययन भी किया, मैं थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करी। मैं एक विषय आपको आपके सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। तो शाहबानो केस जो है ये बड़ा नजीर है सुप्रीम कोर्ट में, और इसको लेकर के कई सारी चीजें, कई सारी कोटिंग निकल करके आई। ठीक है, तो शाहबानो केस जब ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, तो सुप्रीम न्यायालय ने इसमें एक टिप्पणी दी है जिसमें कहा कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले कानून के प्रति असमान वफादारी को हटाकर राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट है। ये मतलब ये कोई कुलदीप राणा का कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट है 1985 का। और सरला मुदगल बनाम भारत संघ ने इस मामले में जब कोर्ट में गया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में संसद में समान नागरिक संहिता के बजाय हिंदू कोड बिल जब पेश किया जा रहा था, तो हिंदू कोड बिल पेश करने पर का बचाव करते हुए कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करने का भारत में परिपक्वता के लिहाज से यह सही समय है, ऐसा ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा था कि ऐसा लगता है कि 1949 से अब 41 साल के बाद शासक अनुच्छेद 44 को ठंडे बस्ते से वापस लाने की मूड में नहीं। ये हमारी कोटिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कोटिंग है, सर्वोच्च न्यायालय की कोटिंग है। आज देखिए, ये उन्होंने 44 साल की बात कही थी, 41 साल की बात कही थी, आज तो उससे भी कई ज्यादा 70 साल से ज्यादा का समय हो गया है। हमें चीजों को लेकर के थोड़ा सा दृष्टिकोण व्यापक रखना होगा। ठीक है, कुलदीप जी, तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, मैं आती हूँ। शांति प्रसाद जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ यशी जी, सवाल इस बात का है कि इससे पहले भी भाजपा के साथ मेरी 2-3 डिबेट इसमें हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं समलैंगिक रिश्तों का विरोध करती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है मान्यता। शांति प्रसाद जी, आपकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। अगर मधु भट्ट जी उस बात का जवाब नहीं देना चाहती, आप क्यों बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं? अपना मत करेक्टर, अगर ये समान आचार का सिविल कोड लागू हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या चेहरा होगा? मधु भट्ट जी, अभी तो उन्होंने, शांति प्रसाद जी ने कहा कि केंद्र क्यों नहीं लागू कर रहा, राज्य सरकार को इतनी जद्दोजहद करने की क्या पड़ी हुई है? एक और जहाँ राज्य सरकार ऑलरेडी इतने ज्यादा उत्तराखंड कर्जे में है, उत्तराखंड में और 75 चीजें करने के लिए, आप वो नहीं करके आप यूसीसी के पीछे पड़े। हम देव से शुरुआत कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है? पहले ये बताएं ना, देव शुरुआत करते हैं, हम उत्तर प्रदेश से शुरू करो आपको। बिल्कुल, वहां से भी दर्शन डोभाल जी 30 सेकंड में आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद राजेंद्र जी आपकी। दर्शन डोभाल जी, भारत में लागू होगा यूनिफॉर्म। दर्शन डोभाल जी 30 सेकंड है आपके पास। यशी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपने राज्य की बात कर रहे हैं, हम अपने राज्य में। मधु भट्ट जी, ये अंडर प्रोसेस है, सरकार इस पर काम करती रहे, उनको सुझाव आ गए हैं, लेकिन उससे पहले कम से कम उत्तराखंड की जनता को इतना विश्वास दिला दें कि आप समान कानून व्यवस्था यहाँ कब लागू करेंगे, क्योंकि तभी इस पर लोग यकीन करेंगे कि आप ये जो मुद्दा ला रहे हैं यूसीसी का, कॉमन सिविल कोड का, ये तभी लागू हो पाएगा, तभी ठीक चलेगा जब आप सबसे पहले समान कानून व्यवस्था यहाँ पर लाएंगे और अपने नेताओं का बचाव ना करके सबके ऊपर समान कानून हो और सबको सजा मिले अगर कोई ऐसे अपराधी हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के राज में भी चल रहा है कि जितने भी सारे अपराधी वो सब भारतीय जनता पार्टी के। राजेंद्र जी 30 सेकंड है आपके पास। यही मेरा कहना यह है, जो इसमें प्रभावित पक्ष हैं उन्हें बैठा के उनकी सहमति से कानून बने, इसे एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है इसमें जो कमियां हैं उन्हें निकाला जाए, जो इसमें सहूलियत, जो इस कानून की बेहतरी के लिए जो हो सकता है, अगर ऐसे किया जाए तो अच्छा होगा, बजाय इसके कि उनके ऊपर जबरदस्ती थोपना भी। जैसे मधु जी, विश्वास में लेके, जैसे कि अभी दर्शन डोभाल जी ने कहा कि विश्वास में लेके इस कानून को लागू किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड है आपके पास, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए फटाफट।
देखिए बिल्कुल, देखिए अभी यशवी जी बिल्कुल मांगे गए, मैं कहा ना 2022 से 23 आ गया, इसमें तो सुझाव मांगे गए थे, प्रतिक्रियाएं मांगी थी, बकायदा नंबर दिए गए कि आप मेल करिए, उसमें अपना विचार व्यक्त कीजिए, दीजिए। अगर आपके कुछ विचार हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से कोई सुझाव है तो उनको बिल्कुल उसमें लिया जाएगा। और तब जाके बड़ी बात तो ये है ना कि आम लोगों की जो राय है उसको कितना आप कंसीडर कर पा रहे हैं। हाँ, बात यही है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अलग देखिए बिल्कुल हमारे कानूनविद हैं, बहुत सारे कानूनविद, और बिल्कुल बकायदा एक कमेटी बनी है, और बहुत ही उसमें जो हमारे जज जो जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पूरी कमेटी बनी है, गया है, लागू होना बाकी रह गया है, देखना होगा कब तक लागू होता है यूसीसी। राजेंद्र जी, उनको भी लिया जाएगा निश्चित रूप से। एक पूरे भारत में एक नागरिक संहिता, जो समान नागरिक संहिता बनेगी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में किसी प्रकार को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मधु बहन, मेरा आपसे एक निवेदन है कि उत्तराखंड में खंडूरी जी ने लोकपाल बिल बनाया था और आज तक लागू नहीं हुआ, ना उत्तराखंड में हुआ और ना केंद्र में हुआ। कहीं एक ऐसी पहल तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है राजेंद्र जी, देखिए वक्त की कमी है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी का पूरा चरण, विपक्षियों ने छेड़ा रण। आपको बता दें कि यूसीसी का मसौदा तैयार हो चुका है, जल्द ही देवभूमि में यूसीसी एक पहले लागू होने वाला राज्य देवभूमि होगा। लेकिन विपक्ष का ऐसा मानना है कि केंद्र को यूसीसी लागू करना चाहिए। क्यों देवभूमि में ही इसकी शुरुआत की जा रही है, क्यों उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत नहीं की जा रही है? तो वहीं सरकार का कहना है कि ये अच्छी बात है कि ये देवभूमि से इसकी शुरुआत हो रही है और इसका फायदा जो है वो सभी को होगा। फिलहाल देखना होगा कि आखिर कब तक ये कानून लागू होता है, या फिर महज ये एक चुनावी जुमला है 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।